नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान अध्ययन की जो वन लाइनर बुक नानक क्लासेज की आई हुई है, इस पुस्तक का अपने रिवीजन कर रहे हैं। और ये पुस्तक वन लाइनर है। इसमें कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी सारे समाहित है। राजस्थान की हर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने एक क्लास में प्राचीन सभ्यता पढ़ ली, दो क्लासों में मेवाड़ वंश पढ़ लिया, दो क्लासों में राठौड़ वंश पढ़ लिया, एक क्लास में कल हमने बीकानेर के राठौड़ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14 से लेकर और पेज नंबर मोटा मोटा 16 तक है। जालोर, अजमेर और रणथंभौर के चौहान। जालोर, अजमेर और रणथंभौर के चौहानों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सभी साथी तैयार हैं? ये सभी क्लासें आपको निरंतरता से मिल रही है। 7 नंबर क्लास है आज, वन लाइनर, कक्षा 10, जालोर, अजमेर, रणथंभौर। यहाँ चौहान थे, यहाँ चौहान थे। जालोर में सोनगरा चौहान थे। चलो भाई, करें स्टार्ट आज की क्लास को। देखो भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इन चौहान वंश की जानकारी को पढ़ेंगे। जालोर के चौहान जहाँ सोनगरा चौहान थे, अजमेर के चौहान जो पहले शाकंभरी के चौहान थे और अजमेर से शाखा निकली और रणथंभौर के चौहान कहलाए। देखो किस प्रकार के क्वेश्चन इस बुक के अंदर डाले हुए हैं। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से कौन मानता है? दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा ये ब्राह्मण वंश के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। क्या मानते हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानते हैं। और एक और याद रखना, इसकी जो जानकारी ये देते हैं बिजोलिया शिलालेख से। इसे बिजोलिया शिलालेख से देते हैं, याद रखियो, बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। ओके। गौरीशंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी बताया गया है और चंद्रबरदाई इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। तो सर्वमान्य सिद्धांत है वो चंद्रबरदाई का अग्निकुंड से है। चंद्रबरदाई ने कहा कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया और यश यज्ञ से 5 जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य हुई थी। उसमें से एक चौहान थी। तो चौहानों को भी चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड से मानते हैं। ये प्रश्न आता है लगभग। 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? विग्रहराज चतुर्थ। आपको मैं बता देता हूं, विग्रहराज ने चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराया था। चालुक्य शासक, और चालुक्य किस साइड में थे? अजमेर, गुजरात साइड में थे। तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। मूलराज को पराजित किया था। 973 के हर्षनाथ लेख से ये जानकारी मिलती है। किस चौहान शासक ने प्रतिहारों को परास्त कर दिया था? गुर्जर प्रतिहार थे ना मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, तो प्रतिहारों को परास्त करने वाला था, वो भी कौन था? विग्रहराज द्वितीय। इस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघट शत्रु संहारक मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद राज तृतीय आया था, उसको शत्रु संहारक यानी वेरीघाट की उपाधि दी गई। पृथ्वीराज विजय जो किसने लिखा था? जयानक भट्ट ने। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखा था। उसमें गोविंद तृतीय को वेरीघाट शत्रु संहारक की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। आ गया ना? विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया। फरिश्ता के अनुसार गजनी शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से किसने रोका था? गोविंद तृतीय ने। फरिश्ता के अनुसार, जिसने तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ लिखा था, फरिश्ता के अनुसार गजनी शासक को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका था गोविंद तृतीय ने। 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव किसने डाली? अब 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डील वासुदेव चौहान ने डाली थी और ये कहलाई शाकंभरी। शाकंभरी शाकंभरी थे, शाकंभरी के चौहान, और इनकी राजधानी थी अक्षत्रपुर। राजधानी क्या थी? अक्षत्रपुर ये राजधानी थी, जिसे वर्तमान में ये जो नागौर का क्षेत्र आता है ना, वो था। सांबर झील का निर्माता भी वासुदेव चौहान था। ये दोनों जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख जो 1170 में लिखा गया था, ठीक है, गुणभद्र ने लिखा था सोमेश्वर चौहान के समय। इसमें यह मिलता है कि सांबर झील का निर्माता भी वासुदेव चौहान था और शाकंभरी यानी सांबर क्षेत्र में नींव डालने वाला 551 में वो भी वासुदेव चौहान था। चौहान शासकों का कालक्रम देखें
तो वासुदेव चौहान के बाद और बहुत शासक आए थे। पृथ्वीराज प्रथम भी आया था, विग्रहराज प्रथम आया था, द्वितीय आया था, लेकिन मेन जो वंशावली स्टार्ट होती है ना, सही राजा महाराजा, वो अजय राज 1105 से 1133 जिसने अजमेर शहर बसाया, अर्णोराज 1133 से 55 जिसने आना सागर झील बनवाई, और विग्रहराज चतुर्थ जिसने हरिकेली नाटक वगैरह लिखे थे। ये 3 शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, अजय राज, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय बाद में। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है स्पादलक्स। चौहानों का जो मूल स्थान है यानी शाकंभरी के आसपास का क्षेत्र स्पादलक्स है, स्थान वहां से स्टार्ट होता है। फिर अजय राज 1113 में जब राजधानी बनाता है अजमेर को, तो फिर ये अजमेर के चौहान कहलाने लगे। प्रश्न आता है कि अजमेर से पहले चौहान कहाँ के थे? स्पादलक्स। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में नींव रखी थी। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय राज ने। कब? 1113 ईस्वी में। बस रिवीजन कर लो और इस पुस्तक को ले आना, इसको जरूर पढ़ना, मैं रिवीजन करवा रहा हूं पूरी पुस्तक का, ठीक है? ओके, फिर देखो, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो अजय राज ने चलाए थे, और अपनी पत्नी सोम लेखा देवी का नाम भी अंकित था, ये नाम भी लिखवाया था। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे, और अजय देव जो था, अजय राज इसको हम कह सकते हैं, अजय देव नाम से सिक्के चलाए थे, ये था अजय राज। अंतिम क्षणों में ये क्या करता है कि अर्णोराज को गद्दी देके आप पुष्कर की पहाड़ियों में चला जाता है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? सांबर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने जो राजधानी बनाई थी वो सांबर को बनाई थी। अजमेर के चौहानों को चौहान के नाम से जाना जाता है स्पादलक्स। एक एक लाइन से, जैसे जैसे कक्षा 10 की पुस्तक में चौहान है, उनके एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन बना के। ओके, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई? अजय राज ने। 1113 में अजमेर बसाया और राजधानी फिर अजमेर, यहां से अजमेर के चौहान कहलाने लगे। अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113 में। अर्णोराज आया, अजय राज के बाद गद्दी पर आता है अर्णोराज 1133 से 1155। 1133 से 1155। अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था। गजनवी आक्रमण को खेरा था, तुर्की सेना को खदेड़ा। तुर्की सेना ने इतना नरसंहार, इतना युद्ध हुआ कि इतनी गंदगी फैल गई। उस धरती को साफ करने के लिए इसने क्या किया था? आना सागर झील बनवाई थी, ठीक है? चंद्रा नदी के पानी को आना सागर झील बनवाई थी रोककर, और वर्तमान में इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह भी किया था। इसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज था, उसकी पुत्री से विवाह भी किया था। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। उसका पुत्र था जगदेव। जगदेव ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इसलिए जगदेव को कहते हैं चौहानों का, अजमेर के चौहानों का पितरहंता कहते हैं, ठीक है? कौन था? अर्णोराज। तो अर्णोराज के बारे में आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अर्णोराज की बात करें तो इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माता, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माता था। अर्णोराज ने 1137 में आना सागर झील बनवाई। आना सागर झील बनवाई ने 1137 में। अर्णोराज, इसकी हत्या इसके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। ये चालुक्य नरेश कुमारपाल से हार जाता है और अपनी पुत्री जिलहन का विवाह करता है। उसे इस वजह से जगदेव नाराज हो जाता है, इसकी हत्या कर देता है और वो चौहानों का पितरहंता हो जाता है। किस इतिहासकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है? किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता है? उत्तर आएगा किलहोर्न। किलहोर्न ने कहा था। और ये विग्रहराज का दूसरा नाम है विसलदेव। दूसरा नाम विसलदेव, हरिकेली नाटक लिखने वाला और दिल्ली के तोमरों को हराने वाला, दिल्ली तक साम्राज्य स्थापित कर लिया। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहानों ने 12वीं शताब्दी पर अधिकार कर लिया था। उस समय शायद समर सिंह शासक थे। समर सिंह के समय आक्रमण हो गया था। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान। जो नाडोल है ना, नाडोल पाली के अंदर, नाडोल के चौहान थे। और इसका जो संस्थापक था वो लक्ष्मण सिंह था। संस्थापक कौन था? लक्ष्मण सिंह। याद रखिए, प्रश्न आवा है। अब क्या होती है कि मान लो ये पेड़ है, सीधा पेड़ खड़ा है, ये तो पेड़ चौहानों का है, चौहानों का पेड़ है। इसकी जो चौहान,
इसकी पहली जो शाखा निकली वो नाडोल की निकली, बस ये बात है। कोई पौधा होता है और उसकी पहली एक टहनी निकल जाए, शाखा हो जाए, तो सबसे प्राचीन जो शाखा है चौहानों की निकली। वैसे तो सांबर की चौहान सबसे प्राचीन है, ये तो पेड़ हो गया, इसकी एक शाखा निकलने वाली वो थी ये नाडोल। ठीक है। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक से पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम, ये बता दिया कि चालुक्य नरेश मूलराज को हराता है कौन? विग्रहराज द्वितीय। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य में बना लिया था? यानी ऐसा चौहान शासक जिसने दिल्ली को भी कब्जे में कर लिया था, वो है विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? आपको पता है बिसलदेव या विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि और ये जयानक भट्ट ने दी थी। किसने दी थी? जयानक भट्ट ने दी थी। इसके दरबार में खूब सारे विद्वान थे, कवि थे जो इसके आश्रय में काम करते थे, इसलिए जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या लिखा? हरिकेली नाटक। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकताओं के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता है। यह प्रधानमंत्री कौन था? केमास। बहुत ही गजब की बात है। 1177 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है और उसी समय कुछ ही समय बाद क्या है कि पिता का देहांत हो जाता है। 1166 में तो होता है जन्म। 1166 में तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है। 1177 में वो गद्दी पर बैठा है, उससे पहले उसके पिता का निधन हो जाता है। तो देख रेख जो काम करती है उसकी माता कर्पूरी देवी तरंगशिका के रूप में और प्रधानमंत्री कंदम दास या केमास। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होता है अनहिल पाटन गुजरात में 1166। ट्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? सिंपल सा प्रश्न है। ट्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था प्रथम एको एक 1191। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाता है। कौन सा विद्वान विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहता था? सोमदेव। सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। यह प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। जबकि बिसलदेव रासो लिखा था नरपति नाहला ने। ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किन किन के बीच लड़ा गया? तो चौहानों और तुर्कों के बीच। तुर्क मोहम्मद गोरी था और चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहते हैं? ये देखो, सबसे ताकतवर तो पृथ्वीराज तृतीय था, लेकिन हर तरीके से विकास होना, जैसे स्थापत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या युद्धों में और साम्राज्य विस्तार, अगर नीतियों के हिसाब से देखें तो बिसलदेव चौहान है जो विग्रहराज चतुर्थ है, उसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? अरुणराज। अरुणराज शैव धर्म का उपासक था, याद रखना। शैव धर्म का उपासक था, शैव धर्म का उपासक था, फिर भी इसने पुष्कर में भगवान विष्णु को समर्पित वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। पशु बलि पर भी रोक लगाई थी, यानी शैव धर्म का उपासक होने के बावजूद इसने पशु बलि पर रोक लगाई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। ये उन्हीं के समय 1170 ईस्वी में ये बिजोलिया शिलालेख लिखा गया। बिजोलिया शिलालेख लिखा गया। ठीक है, याद रखना। पृथ्वीराज तृतीय के किस वर्ष 11 वर्ष की आयु में अजमेर के शासक बने? तो 1166 में जन्म हुआ और 1177 में गद्दी पर बैठ गए। मात्र 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजमेर की गद्दी पर बैठ। कन्नौज के किस शासक ने राजसूय यज्ञ करके स्वयंवर रचा और पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए द्वारपाल मूर्ति लगवाई थी? जयचंद। जयचंद गहड़वाल जो था कन्नौज का शासक था। इसकी पुत्री कौन थी? श्योंगिता। वो मन ही मन में प्रेम करने लगी पृथ्वीराज तृतीय से। फिर श्योंगिता इस बात का पता लगा तो श्योंगिता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा जाता है और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए द्वारपाल पर पत्थर की मूर्ति लगा दी जाती है। लेकिन फिर भी श्योंगिता क्या करती है? वरमाला किसके डाल देती है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष सतलज प्रदेश के बंडानकों को हराया? सतलज प्रदेश यानी जो पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब क्षेत्र में सतलज प्रदेश है। बंडानकों को 1182 में एक बर्बर जाति थी, सबसे पहले इसको उड़ाया। ट्राइन के द्वितीय युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबर्ग। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2।
वैसे तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, लेकिन दो मुख्य है इनका। प्रथम युद्ध में चौहान जीता है और द्वितीय में गोरी जीत। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान है, उसके समकालीन चालुक्य था भीमदेव। और भीमदेव आबू की राजकुमारी, आबू की राजकुमारी इंचनी से शादी करना चाहता है, लेकिन इच्छा हुई पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, इसने आके शादी कर ली, तो दोनों में विवाद हो जाता है। हालांकि बाद में समझाइश होकर विवाद सल्ट जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान शादी कर लेता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? ये 1192 में, जब मोहम्मद गोरी दोबारा आता है, 1191 में युद्ध हारने के बाद दोबारा आता है मोहम्मद गोरी, तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं और अपनी कर्म भूमि बनाते हैं अजमेर को, और वहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उस समय अजमेर का शासक कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहानों का मूल स्थान, ये पढ़ लिया स्पादलक्स। चौहानों की प्राचीनतम राजधानी अछत्रपुर। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोंपड़ी में बदल दिया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसने अजमेर को जब क्षेत्र दिया था तो इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहते हैं। अबू बकर इसका डिजाइन था, थोड़ा खंभों पर है ये। अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। अंतिम शासक, ताकतवर शासक भी था, लेकिन स्वर्णकाल विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं। अब आता है जालोर दुर्ग का साका। देखो, जालोर में जो शासक था वो सोनगरा चौहानों का था। जालोर में किसका शासन था? सोनगरा चौहानों का। देखो, जालोर साम्राज्य, सबसे पहले याद रखना, जालोर में सोनगरा चौहान थे, सोनगरा चौहान थे। और इसकी जो शुरुआत होती है वो कीर्तिपाल से होती है। कीर्तिपाल 1181 ईस्वी में यहाँ चौहान वंश की नींव डालते हैं। अंतिम शासक होते हैं, पहला भी कै से शुरू होता है और लास्ट भी कै से होता है। कहन्नड़ देव इसका अंतिम शासक होता है। इस यहाँ पे एक साका होता है 1311 में, और कहानी समाप्त हो जाती है। तो सुवर्णगिरी इसको कहा जाता है। दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। मकराना शिलालेख में जालोर साके की जानकारी मिलती है। और जालोर दुर्ग में जोहर जेतलदे ने किया था। अब जेतलदे कौन थी? कानड़ देव की पत्नी थी जेतलदे। कानड़ देव का पुत्र था वीरमदेव। ठीक है। सिवाना दुर्ग के साके में, देखो, सिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नार खां और भोज मारे गए थे। सिवाना दुर्ग का साका 1308 में होता है। और यहाँ जो शासक होते हैं वो शीतल देव चौहान होते हैं। कौन होते हैं? शीतल देव चौहान होते हैं। ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसका पुत्र होता है सोम, वो भी वीरगति को प्राप्त होता है। और इसकी पत्नी होती है मेणादे, वो क्या करती है? जोहर करती है। और विश्वासघात होता है यहाँ पे भांवला पंवार के द्वारा। भांवला पंवार यहाँ पे क्या करता है? विश्वासघात। और इसका नाम बदल के सिवाना का खेराबाद रखा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इतनी बात आपको अभ्यास रखनी है। तो दुर्गों के नाम जलालाबाद जालोर का रखा गया, खेराबाद सिवाना का रखा गया, और बख्तरबंद दुर्ग रणथंबोर को कहा जाता है। कुमठ दुर्ग, कुमठ की पहाड़ियां हैं सिवाना क्षेत्र के आसपास, इसलिए कुमठ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और इस दुर्ग के बारे में आपको पता ही है, आगे दुर्ग वैसे पढ़ेंगे। इसे मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली भी कहते हैं और जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान का काल में हुआ था? दुर्बल राज के समय सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण होता है। वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? 1808 में सिवाना दुर्ग का जो साका हुआ था उसमें वीर गति को प्राप्त होते। पावला पंवार इसमें विश्वासघात कर जाता है। इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मालदेव सोनगरा। देखो, एक मालदेव राठौड़ था जोधपुर का शासक, ये मालदेव सोनगरा था, जो बड़ी बड़ी मुछ होने के कारण मालदेव मुछाला कहलाया। अब ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। इसने राजस्थान के मैन दुर्गों को जीता था, जैसे रणथंबोर को इसने 1301 में जीत लिया, चित्तौड़गढ़ को इसने 1303 में जीत लिया, सिवाना को इसने 1308 में जीत लिया, और जालोर को इसने 1311 में जीता था। यानी जहां जहां इसके पैर पड़े, इसका नाम देखो शॉर्टकट में अलाउद्दीन खिलजी AK-47 जिधर जिधर चली सफाया करते थे। खास करके ऐसे नहीं जीत पाते थे, हालांकि राजपूत शासकों की कुछ कमजोरियां और कुछ सेनापतियों के विश्वासघात के कारण ही लगभग जीती।
जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? चाचिंग देव एक शासक आया था, इसके समय इल्तुतमिश ने कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा था। बाकी कोई भी आक्रमणकारी इसके पास नहीं आ पाया। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के करने का मुख्य कारण क्या था? अब रणथंभौर जो है वो 1194 में स्टार्ट करता है गोविंदराज। गोविंदराज चौहान है, वो रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डालता है। और सबसे ताकतवर जो शासक होता है वो हमीर देव चौहान होता है। हमीर देव, उसके बारे में कहा जाता है कि सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये बात कही जाती है। तो अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को हमीर के द्वारा शरण दी जाती है, इस कारण युद्ध होता है। हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? गुरदास सैनी। जलालुद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी हमीर पर आक्रमण करता है 1291 ईस्वी में, 90-91 में आक्रमण करता है। जीत नहीं पाता है, बार बार कोशिश करता है, लास्ट में यही कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। हार तो जाता है, इलाज नहीं है। हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किसने किया था? और यहाँ रणमल रत्तीपाल ने विश्वासघात कर दिया, इस कारण ये दुर्ग का साका होता। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता जोधराज। हमीर रासो किसने लिखी? जोधराज ने। कित्तू एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? मोहनोत ने। कित्तू यानी कीर्तिपाल, जो जालोर में सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक होता है। वीरमदेव सोनग्रा की बाता व कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मनाभ। वीरमदेव सोनग्रा की बाता और कन्नड़ देव प्रबंध, इसके अंदर जो आपके जालोर की जानकारी मिलती है। चौहान वंश के किस शासक को नागबड़ द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी थी? ये गुवक प्रथम है। इसके समय चौहान स्वतंत्र हो जाते हैं, पहले सामंत होते हैं प्रतिहारों के। ये पहला शासक होता है जो स्वतंत्र शासक के रूप में काम करता है। इस चौहान शासक के समय प्रतिहार स्वतंत्र हो गए। इस चौहान के प्रतिहार से चौहान है वो स्वतंत्र हो गए थे, तो गुवक याद रखिए। और गुवक ने वीर की उपाधि किस नागबड़ द्वितीय ने वीर की उपाधि गुवक को दी थी। और इतना वीर हो गया कि इसने प्रतिहारों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, पहले सामंत के रूप में काम करते। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? विश्व हैपर। तारागढ़ जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ घरेलू आक्रमण होते हैं, सबसे ज्यादा घरेलू आक्रमण यही होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण बटनेर पर होते हैं ना, तो इस तारागढ़ पे। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 लाहौर में हुआ था। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में। अल्लाह और उद्दल का संबंध किस युद्ध से है? महोबा तुमुल का युद्ध जो 1182 में हुआ था, किस किस के बीच? परमर्दिर देव व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाता है, परमर्दी देव हार जाता है। आल्ला और उद्दल इसके सेना कैब मारे जाते हैं। महोबा तुमुल जजाक भुगती का इसे युद्ध, बुंदेलखंड का इसे युद्ध कहा जाता है 1182 में। इसमें चौहान जीत जाते हैं। हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? मुसलमानों के एक बाल के बराबर में नहीं समझता, मैंने अभी बताया था। तो जलालुद्दीन खिलजी बार बार रणथंभौर पर आक्रमण करता है, लेकिन काम नहीं कर पाता, काम नहीं चल पाता, वक जाता है और छोड़ देता है रणथंभौर। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? भीम सिंह। देखो 1299 हिंदू घाटवाटी युद्ध, उलूग खां और नुसरत खां सेना लेकर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। और इधर से हमीर के 2 सेनापति होते हैं, एक धर्म सिंह और एक भीम सिंह। इस युद्ध में क्या है? भीम सिंह मारे जाते हैं, धर्म सिंह बच जाते हैं। और इसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां मारा जाता है और उल्लू बच जाता है। यानी उल्लू उड़ गया, उल्लू खां बच जाता है और इधर से धर्म सिंह बच जाता है। इधर से नुसरत खां मारा जाता है, इधर से भीम सिंह मारा जाता है। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर। 1301 ईस्वी में रणमल रत्तीपाल के विश्वासघातकार के कारण हमीर चौहान यहाँ वीरगति को प्राप्त होते हैं और दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। तब अमीर खुसरो कहते हैं कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी इस्लाम विरोधी जो हिंदू थे अब वहां पर डेरा किसका आ गया? ठीक है, इसके बारे में विजयादित्य
किस शासक का दरबारी कवि था? हमीर देव चौहान का था। और आपको पता है अबुल फजल ने इस दुर्गबार में जब इसके घेरा डाले रखा, कम से कम 1 साल तक घेरा था, तब अमीर खुसरो ने कहा था, एक बात ये कहती थी, अमीर खुसरो ये कहता है कि ऐसी कंडीशन हो गई थी रणथंभौर जो अंदर रह रहे थे कि 2 सोने के दानों के बदले एक अनाज का दाना नहीं मिल रहा था। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। 3 परिभाषा इसकी याद रखना कहावतें इसके लिए। राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक राय पिथौरा यानी युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, और दंग पुंगल यानी विश्व विजेता की उपाधि प्राप्त। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? चंद्रबरदाई का दूसरा नाम था पृथ्वी। ठीक है। अजमेर में गतरगछ के अनुयायियों को भूमि दान करने वाला शासक कौन था? अर्णोराज। ये अलग से कुछ प्रश्न है जिनको याद रखना है। देवबोध और धर्मबोध किस शासक के प्रखंड विज्ञान थे? अर्णोराज। ये प्रश्न आता है। देवबोध धर्मबोध, देवबोध धर्मबोध अर्णोराज। अमीर चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त किया था? समर सिंह। याद है ना? अमीर चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को परास्त किया था? समर सिंह को। रणथंभौर के किस शासक की मृत्यु इल्तुतमिश के साथ संघर्ष में हुई थी? प्रहलादन। रणथंभौर के किस शासक की मृत्यु है वो इल्तुतमिश के साथ संघर्ष में हो गई थी? प्रहलादन। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो अमीर चौहान है, इसे एक उपाधि प्राप्त है हमीर हट की, और एक उपाधि प्राप्त है शरणागतों का रक्षक। शरणागतों का रक्षक क्योंकि इसने मोहम्मद शाह था उसको शरण दी थी, और उसके बाद में आक्रमण होता है और हमीर अपनी सारा रणथंभौर समाप्त कर लेता है। ये अंतिम शासक होता है और यहीं से रणथंभौर के चौहान वंश भी समाप्त हो जाते हैं। हमीर देव चौहान जो 1282 से लेकर 1301 तक गद्दी पर बैठा है, अपने जीवन में 17 युद्ध लड़ता है और 16 जीतता है। 17 में से 16 जीतता है, 1 हार जाता है। वही उस मोहम्मद शाह को शरण दे दी जाती है। और वैसे महत्वाकांक्षी था हमीर और इनके बीच, अलाउद्दीन के बीच तो कोई ना कोई बहाना चलता था। इस प्रकार हमीर देव चौहान के साथ रणथंभौर का समाप्त हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ अजमेर के चौहान समाप्त हो जाते हैं, और कन्नड़ देव के साथ जालोर के चौहान समाप्त हो जाते हैं। ये थी हमारी क्लास जालोर के, रणथंभौर के और अजमेर के चौहानों की जानकारी मैंने दी। इस पुस्तक को मैं लगातार रिवीजन करवा रहा हूँ। कल अपने इसमें पढ़ेंगे कछुआ वंश। क्या पढ़ेंगे? कछुआ वंश पढ़ेंगे। आमेर के सबसे पहले स्टार्ट होता है दौसा के, रामगढ़ के, आमेर के, और लास्ट जयपुर राजधानी जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक को जरूर ले आना। सभी साथी बाजार में उपलब्ध है, या फिर आप 80 580 22 पे संपर्क करें। व्हाट्सएप पे ओनली व्हाट्सएप सुविधा है उस पर, या नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप ये पुस्तक जरूर लाएं। बहुत शानदार जानदार है। ये देखो, और अब तक मैं जो क्लासें लगा चुका हूँ, ये इतनी क्लासें भी लगा चुका हूँ। प्ले लिस्ट है, ये देखो आरबीएससी 6 से 12 राजस्थान पुस्तक अध्ययन। इस प्ले आल को देखो, एक एक वीडियो देखो, एक एक चीज़ देखो, आपको समझ में। तो निरंतरता के साथ मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।